Good morning. I am Dr. Rakesh Patel, HOD, Civil Engineering Department, SIRTS भोपाल। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के क्या स्कोप हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जो कि हर सेक्टर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। सिविल इंजीनियरिंग के कई यूज़ हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स के लिए, उसमें चाहे वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हों, पब्लिक बिल्डिंग्स बनानी हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनानी हो, रोड्स बनाने हों, ब्रिजेस बनाने हों, टनल्स बनानी हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स हों, डैम्स हों, कैनाल्स हों, एयरपोर्ट हो, डॉक्स एंड हार्बर हो, वाटर ट्रीटमेंट करना हो आपको, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना हो, वाटर सप्लाई करना हो, और जो ड्रेनेज फैसिलिटी है, इन सभी में हमें सिविल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ ब्रांचेस हैं सिविल इंजीनियरिंग की, जैसे सर्वेइंग एंड लेबलिंग, फिर है बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एडवांस कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग, और इसके अलावा और कई ब्रांचेस हैं। ये मेन ब्रांचेस हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जब एक स्टूडेंट सोचता है कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि वो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच लें, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसका महत्व पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। जैसा कि हमें जब भी डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हमें अपने शहर के, प्रदेश की या देश का डेवलपमेंट करना है, तो उसमें सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। तो हम एक एक करके जो ब्रांचेस हैं उसकी वो डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है सर्वेइंग एंड लेवलिंग। तो सर्वेइंग एंड लेवलिंग, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली स्टेप आती है सर्वेइंग एंड लेवलिंग। इसी से आप उस जो जहाँ आपको कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ मेज़रमेंट करेंगे, एरिया मेज़रमेंट्स हो गए, या लैंड कैसी है, कटिंग फिलिंग वाली मेज़रमेंट्स हो गए, या डिपेंड करेगा किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना है। तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप आती है सर्वेइंग एंड लेवलिंग। दूसरा होता है कि यदि हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उस प्लानिंग को करने के लिए भी सिविल इंजीनियर्स ही लगेंगे, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को यदि आपको ठीक से कंप्लीट करना है तो उसके लिए पहले उसकी प्लानिंग ज़रूरी है, तभी हम उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक ब्रांच होती है इसी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मेनली डील्स करती है डिज़ाइनिंग से। जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस बनेंगे, तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस वो बिल्डिंग्स के हो सकते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के, टावर्स के, रिटेनिंग वॉल्स के, वाटर टैंक्स के, या जो भी ब्रिजेस बन रहे हैं, या जो भी हैवी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर्स भी कौन है? सिविल इंजीनियर्स ही हैं। सिविल इंजीनियर्स ही स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं। एक स्पेशलाइजेशन होती है आगे जाके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करने के बाद, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से एमटेक करने के बाद वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स या स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर बन जाते हैं। फिर एक ब्रांच आती है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उससे पहले उसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि वहाँ की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उस पर हम किसी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं कि नहीं। फिर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या लेंगे, क्योंकि हमें ये तो है कि स्ट्रक्चर तो बनाना है उसी सॉइल पे, तो उस सॉइल की इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना लोड ले सकती है। उस हिसाब से फिर उसका फाउंडेशन डिज़ाइन होगा। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये भी एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की। इसमें हम डील करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग से, या जो वाटर सप्लाई हो गया, या जैसे कि आप हाइड्रो पावर स्टेशंस हो गए, कैनाल्स हो गई, जो नहरें होती हैं जिनसे कि सिंचाई के लिए भी जिनका यूज़ किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो इसमें भी सिविल इंजीनियर्स ही लगते हैं। इसी में हम कह सकते हैं कि एक ब्रांच होती है हाइड्रोलॉजी, या स्टडी ऑफ रेनफॉल भी इसी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, फ्लड कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट
ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि रोड नेटवर्क्स हैं, चाहे हाईवेज हों, चाहे सुपर एक्सप्रेसवेज हों, या रेलवे नेटवर्क्स हों, या एयरपोर्ट्स हों, इन सभी के लिए हमें काहे की ज़रूरत पड़ेगी? सिविल इंजीनियर्स की। क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के रोड नेटवर्क्स या रेलवे नेटवर्क्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज इंडिया में नए नए हाईवेज बन रहे हैं, नए नए रेलवे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स भी बनते जा रहे हैं, तो इन सभी में डिमांड आएगी सिविल इंजीनियर्स की। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी कितना डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है अभी हमें, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इस तरीके के रोड नेटवर्क्स नहीं बने हैं, मगर मेट्रोज़ में ऐसे रोड नेटवर्क्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी एक खास ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉल्यूशन से निपटने के लिए, इस पॉल्यूशन को के समाधान के लिए हमको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी सिविल इंजीनियर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल, नॉइज़ कंट्रोल या अदर पॉल्यूशंस को कम करने में मदद करेंगे। ये डायरेक्टली रिलेटेड है ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ से। टाउन प्लानिंग, किसी भी शहर की यदि प्लानिंग करनी है तो वो आ जाता है टाउन प्लानिंग के अंतर्गत। टाउन प्लानिंग के लिए भी हमको सिविल इंजीनियर्स लगते हैं, जो कि एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है पूरे शहर की, कि कहाँ किस टाइप का डेवलपमेंट होगा, कहाँ रेसिडेंशियल जोन्स होंगे, कहाँ कमर्शियल जोन्स होंगे, कहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स होंगे, कहाँ से रोड नेटवर्क जाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेंगे। तो इस सब के लिए भी हमको सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। फंक्शंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग के कई फंक्शंस होते हैं जो हमें पहले भी ज़रूरत पड़ेगी, बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो बिफोर कंस्ट्रक्शन भी सिविल इंजीनियर्स लगेंगे, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी लगेंगे, आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी सिविल इंजीनियर्स लगेंगे। जैसे कि बिफोर कंस्ट्रक्शन अभी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी कि वहाँ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएंगे, सर्वे करेंगे, साइट इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत ही रहेगी, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, एस्टिमेशन, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, तो ये सारी चीज़ें बिफोर कंस्ट्रक्शन हमें रहेंगी। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, सुपरविज़न ज़रूरी है, क्वालिटी कंट्रोल लगेगा, तो इसके लिए हमें सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग बन गई है, फिर भी उसके मेंटेनेंस और रिपेयर्स के लिए हमेशा सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो इस सब में भी सिविल इंजीनियर्स लग रहे हैं। फिर सिविल इंजीनियर्स का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ ही रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी ज़रूरत पड़ती है, कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, वो उसमें शेड्यूलिंग के लिए टेक्निक्स हैं। जैसे कि शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक प्रोजेक्ट को समय में पूरा कर सकें। तो मेनली शेड्यूलिंग की 3 टाइप की टेक्निक्स जो कि यूज़ होती हैं, जैसे बार चार्ट, क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम एवल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक पार्ट, CPM पार्ट कहते हैं इनको। तो इनमें भी सिविल इंजीनियर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मस्ट है। ये बार चार्ट का एग्जांपल है, ये CPM पार्ट है। फिर हम बात करें कि सिविल इंजीनियर्स के लिए कहाँ कहाँ स्कोप है, तो सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारा स्कोप है पब्लिक सेक्टर में। जैसे कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है कंपनीज की जहाँ सिविल इंजीनियर्स को जॉब मिल जाती है। जैसे कि मैं कुछ आपको गिना सकता हूँ, जैसे भारत पेट्रोलियम, फिर कोल इंडिया लिमिटेड, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली मेट्रो, EDCIL, ECIL, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एकॉन, कृषक भारती कॉपरेटिव्स, MDL, MRVC, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी, NTPC, OPGC, ONGC, पावर ग्रिड, रेल विकास निगम, RPSC,
स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, और ऐसी कई कंपनीज हैं, कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जहाँ पे कि सिविल इंजीनियर्स लगते हैं। इसके अलावा हर स्टेट की जो पीएससीज होती हैं, हर स्टेट की पीडब्ल्यूडी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, सीपीडब्ल्यूडी है, वहाँ भी सिविल इंजीनियर्स लगेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्कोप सिविल इंजीनियर्स के लिए था आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटें सिविल इंजीनियर्स की होती हैं, जिससे कि आईईएस करने के बाद आप डायरेक्टली कई जगहों पे अच्छी जॉब्स ले सकते हैं, जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज, सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्पेक्शन सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ये कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सिविल इंजीनियर्स खुद अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिविल इंजीनियर खुद अपना ऑफिस खोल सकता है, जिसपे कि वो अपनी डिज़ाइनिंग प्लानिंग कर सकता है, एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर सकता है, एक सर्वेयर के रूप में काम कर सकता है, एक वैल्यूअर बन सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में भी कई सारी कंपनीज हैं, जैसे डीएलएफ है, अंसल्स है, कई सीमेंट कंपनीज हैं, एसीसी है, बिरला है, एलएनटी है। इन सब में भी सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, रिलायंस है। तो सिविल इंजीनियर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि वो आज के दौर में सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाएं, क्योंकि इस देश की डेवलपमेंट के लिए सिविल इंजीनियर्स का योगदान हमेशा रहेगा। इसलिए सिविल इंजीनियर्स का स्कोप हमेशा बना रहेगा। थैंक यू।